Hello guys, good evening to all. Welcome back to my YouTube channel. I am Pradeep Kumar. Welcome to all. आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी स्लैब ड्राइंग, जिसमें हम जानेंगे फर्स्टली जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्लैब। स्लैब क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, और इसमें हमारी जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं हम ड्राइंग में किस तरीके से यूज करने वाले हैं, तो हम वन बाई वन क्या है इसको हम समझेंगे। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं स्लैब, है ना। तो स्लैब क्या होती है आपकी, फर्स्टली हम देख लेते हैं स्लैब, ठीक है नहीं। तो स्लैब क्या है, आपका एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो क्या करता है, मेनली इसका यूज कहाँ होता है, कवरिंग द स्पेसिस इन द फॉर्म ऑफ रूफ और फ्लोर्स स्लैब्स, ठीक है नहीं। बेसिकली ये क्या है, आपका एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसको हम कवरिंग स्पेसिस के लिए यूज करते हैं, जिसे हम रूफ या फ्लोर स्लैब भी कहते हैं। और इसके साथ साथ दीज में बी सपोर्टेड ऑन वॉल्स only or intermediate beams in the case of T-beam floors, or just supported over the beams or held in place by inverted beams, ठीक है नहीं। तो ये हम सपोर्टेड कर सकते हैं, ये आपकी वॉल्स पर भी सपोर्टेड होती है या इंटरमीडिएट बीम पे ही सपोर्टेड की जाती है इन केस ऑफ टी बीम। और अगर हम बात करें सपोर्टेड ऑफ द बीम या इन्वर्टेड बीम्स को पूरी क्या करते हैं, हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका स्लैब क्या है, आपका एक स्ट्रक्चर मेंबर है जो कि एक स्पेस कवरिंग मेंबर्स होता है, और जो हमारी रूफ और फ्लोर स्लैब के नाम से जानी जाती है, ठीक है नहीं। टाइप्स ऑफ स्लैब की बात करें, टाइप्स ऑफ स्लैब, स्लैब के प्रकार, ठीक है नहीं। तो अगर हम बात करें अबाउट अकॉर्डिंग टू सपोर्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू सपोर्ट हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। अगर हम अकॉर्डिंग टू सपोर्ट की बात करें या कि आलम के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो बेसिकली जो ये होती है आपकी 4 टाइप्स की होती है। जैसे कि पहला हम देख पा रहे हैं सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड स्लैब। दूसरा होता है आपका फिक्स्ड स्लैब। तीसरी होती है आपकी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस स्लैब। और 4 आपकी होती है कैंटिलीवर स्लैब। सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स बेसिकली जो होती है आपकी फ्री टू राइज अप होती है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर की ओर क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। ये फ्री होती है। और जब हम क्या करते हैं सिंपली सपोर्टेड या ओवर द बीम, ओवर द वॉल्स हम इसको रखते हैं या फिक्स करते हैं, है ना, तो ये आपकी सिंपली सपोर्टेड कहलाती है। अगर हम सिंपल सपोर्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली राइज अप कर सकते हैं, ठीक है नहीं, फ्रीली राइज अप। राइज अप मतलब इसको हम कितना भी ऊपर नीचे उठा सकते हैं, ठीक है नहीं, ऊपर की ओर क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। ये आपकी फ्री होती है, फ्री राइज अप लाइक ए लोड। जैसे कि हम लोड को घटा बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से हम क्या सकते हैं, स्लैब को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही फिक्स स्लैब क्या होती है, जब हम क्या कर सकते हैं, ये वह स्लैब होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, राइज नहीं कर सकते, यानी इसको हम कह सकते हैं अनेबल टू राइज अप। यानी हम इसको ऊपर की ओर नहीं उठा पाते हैं। इट मीन जब हम इसको कास्टिंग कर देते हैं तो ये ऊपर की ओर नहीं मूव कर पाती है, बिकॉज हम क्या करते हैं, इसे कॉलम पर ना वॉल पर क्या कर देते हैं, जो सपोर्ट्स होती है वो फिक्स सपोर्ट पर क्या करते हैं, हम आवृत कर देते हैं, या इसको वहां पर उसके ऊपर परमानेंटली क्या कर जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड स्लैब। इसके साथ साथ ही कंटिन्यूस स्लैब। कंटिन्यूस स्लैब वह स्लैब होती है जब एक से अधिक उसके बीच में क्या लगी हो, सपोर्ट लगी हो, या इंटरमीडिएट बीम्स लगे हो, या इंटरमीडिएट आपके कॉलम्स लगे हो, है ना। तो जब ये आपकी क्या होती है, सपोर्टेड बाई मल्टीपल सपोर्ट, ठीक है जी, सपोर्टेड बाई मल्टीपल, जहां पर आपकी मल्टीपल सपोर्ट्स किसी स्लैब में आ रही हो,
तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्लैब्स, यानी इसमें आपकी 1 से 2 से ज़्यादा स्पैन हो सकती हैं। 1 से ज़्यादा अगर स्पैन किसी स्लैब में है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्लैब्स, ठीक है नहीं। और सपोर्टेड बाई मल्टीपल सपोर्ट भी इसको हम बोलते हैं। कैंटिलीवर्स जिसका वन एंड क्या हो, फ्री हो, वन एंड फ्री इनटू द एयर, ठीक है नहीं। जिसका एक हिस्सा क्या होगा, फ्री होगा, यानी फ्री टू एयर होगा, यानी हवा में झूलता हुआ होगा, एक सिरा या एक एंड आपका फिक्स होगा और वन एंड आपका फ्री होगा अदर सपोर्ट पर, तो उसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर स्लैब, ठीक है नहीं। और जैसे कि आप देख पाते हैं, जैसे कि हम बालकनीज बनाते हैं, है ना, तो ये आपकी स्लैब वहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है नहीं। अकॉर्डिंग टू हम बात करें, अकॉर्डिंग टू ये सपोर्ट था, सपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी 4 टाइप्स की होती है। सिंपली सपोर्टेड जब हम सिंपली सपोर्टेड यूज कर रहे हैं, फिक्स सपोर्ट जब हम फिक्स स्लैब क्या होती है जब हम फिक्स सपोर्ट यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूस आपकी जब आपकी एक से ज़्यादा मल्टीपल सपोर्ट हम लगा रहे हैं, और कैंटिलीवर आपकी जब आपका वन एंड फ्री हो और दूसरा आपका फिक्स हो, ठीक है नहीं। अकॉर्डिंग टू बात करें हम डिजाइन, है ना, अकॉर्डिंग टू सपोर्ट्स हम देख रहे थे, अकॉर्डिंग टू आरसीसी या अकॉर्डिंग टू फोरकास्टिंग या डिजाइन। अकॉर्डिंग टू डिजाइन की हम बात करें तो ये हमारी डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि पहला होता है हमारा वन वे स्लैब, वन वे स्लैब, ठीक है नहीं। वन वे स्लैब का मतलब ये होता है कि जब हमारा जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है वो एक ही डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है नहीं। तो ऐसी स्लैब को क्या बोलते हैं, वन वे स्लैब बोलते हैं, ठीक है नहीं। व्हेन द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट इज डिजाइन फॉर ओनली वन डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज वन वे स्लैब। जब हम एक ही डायरेक्शन में करते हैं इसको डिजाइन करते हैं, जैसे कि, और व्हेन जब आपका लेंथ अपॉन विड्थ रेशियो क्या होता है, ग्रेटर देन 2 होता है, तो ये भी क्या होता है, इसका एक तरीका होता है निकालने का कि जो हमारी वन वे स्लैब है जब उसकी लेंथ क्या होती है विड्थ से, है ना, या लेंथ क्या होती है विथ 2 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज़्यादा होती है, तो यानी L इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ विड्थ भी इसको बोल सकते हैं। जब हमारी जो वन वे स्लैब होती है जब उसकी लेंथ 2 टाइम्स ऑफ विड्थ के यानी उसकी चौड़ाई के से बड़ी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन वे स्लैब बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम वन डायरेक्शन में क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है नहीं। टू वे स्लैब दूसरा होता है आपका टू वे स्लैब, यानी दोनों दिशाओं का, है ना। इसमें हम एक सिंगल डायरेक्शन में डिजाइन करते हैं, इसमें हम दोनों डायरेक्शन में डिजाइन करते हैं, एक्स और वाई। जैसे सपोज दैट हमारा ये कोई स्लैब था, ठीक है नहीं, ये बी है और ये एल है। अब ये एल जो है हमारा यहाँ पर 4 है और ये आपका कितना है 2 मीटर है, और ये हमारा 5 है। जैसे कि हम बात करें ये हमारा 5 है, तो हम इस कंडीशन में इसको चेक करेंगे तो 5 क्या है, ग्रेटर है 4 से, है ना। ये अगर 5 इज ग्रेटर देन 2 गुना 4, है ना, हो जाएगा, तो ये आपका 5 ग्रेटर देन 4, तो आपका ये क्या स्लैब होगा, ये आपका वन वे स्लैब होगा, जो कि इस शॉर्टर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा, ठीक है नहीं। तो शॉर्टर स्पेन पे क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है नहीं। टू वे स्लैब क्या होता है, जब हम दोनों डायरेक्शन में एक्स और वाई डायरेक्शन में, जैसे कि ये आपका एक्स डायरेक्शन है और ये आपका वाई डायरेक्शन है, यानी लेंथ और विड्थ के रेस्पेक्ट में दोनों ही डायरेक्शन में करते हैं, डिजाइन करते हैं, या मेन टेंसाइल रिइंफोर्समेंट निकालते हैं, लगाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टू वे स्लैब बोलते हैं। और टू वे स्लैब में हमारा एल अपॉन बी लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू 2 होता है, यानी एल इज लेस देन इक्वल टू बी, टू बी, ठीक है नहीं। जब आपका ये 2 टाइम्स ऑफ बी के बराबर होता है तो यही क्या कहलाता है, आपका टू वे स्लैब कहलाता है। जैसे कि मैं ये बना दूं, ये हमारा 4 है और ये भी आपका क्या है, ये 3 है, ठीक है भाई। तो जब हम लेंथ यानी ये वाली एल 3 इज लेस देन इक्वल टू है किससे, 4 से, अगर ये हमारी 2 है, ठीक है नहीं, तो आपका ये 4 हो जाएगा। तो यानी इस केस में आपका जो स्लैब होगा ये वाला, ये कितना होने वाला है आपका टू वे स्लैब, यानी हम दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट लगाने वाले हैं, ठीक है भाई। दोनों डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेनफोर्समेंट लगाते हैं,
मेन रेनफोर्समेंट यहाँ पर लगाई जाती है डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं 2 वे स्लैब। नेक्स्ट होता है आपका कंटिन्यूअस स्लैब। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस स्लैब, ठीक है नी, ये वह स्लैब होती है जब आपकी इसमें एक से ज़्यादा स्पेन हो या एक से ज़्यादा यहाँ पर आपकी मल्टीपल स्पेन्स को हम डिजाइन करते हैं या नंबर्स ऑफ स्ट्रिप्स आपकी यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कंटिन्यूअस स्लैब को डिजाइन करते हैं। और ये जो आपकी कंटिन्यूअस स्लैब होती है इसमें आपकी मल्टीपल सपोर्ट्स लगी होती हैं, और इसलिए हम क्या करते हैं इसको कंटिन्यूटी के सस्पेक्ट में डिजाइन करते हैं। जैसे कि हम ये स्लैब यहाँ पर बना लें और यहाँ पर क्या है, ये बीच में आपका यहाँ पर वॉल आ गई, यहाँ पर आपका कॉलम या बीम आ गया, यहाँ पर आपका कॉलम बीम आ गया, तो इस तरीके से आपका क्या है ये कंटिन्यूटी बन जाती है, ठीक है नहीं। एल स्लैब S1 S2 S3, तो इस तरीके से आपकी जो स्लैब डिजाइन की जाती है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्लैब, ठीक है नहीं, जिसमें आपकी क्या है कंटिन्यूअस सपोर्ट्स आपकी लगी होती है जस्ट लाइक एज ए कॉलम, जस्ट लाइक एज ए टीवी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या होता है आपका यहाँ पर फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब, फ्लैट स्लैब का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, जैसे कि आपकी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल पंप पर आपकी जो होती है वह स्लैब होती है जो ओनली कॉलम पर सपोर्ट की जाती है विदाउट बीम, ठीक है नी। इसमें आपके बीम यूज नहीं किए जाते हैं और ये आपकी डायरेक्टली कॉलम पर कॉलम हेड के द्वारा अब क्या कर जाती है टिका दी जाती है या सपोर्ट कर दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट स्लैब। ये आपके कहाँ पर मिलती है, जैसे कि आपका पेट्रोल पंप हो गया, तो आपको पेट्रोल पंप इसका क्या है एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्लैट स्लैब का, ठीक है भाई। इसमें भी हम क्या करते हैं दोनों डायरेक्शन में क्या करते हैं डिजाइन करते हैं, ठीक है नी। ये भी जस्ट लाइक एज ए 2 वे स्लैब होती है, ठीक है भाई। 2 वे स्लैब आपकी ये डिजाइन की जाती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो होती है आपकी सर्कुलर स्लैब होती है। 5 टाइप जो होता है आपका 5 टाइप, ये होता है आपका सर्कुलर स्लैब। सर्कुलर स्लैब, ठीक है नहीं। सर्कुलर स्लैब जैसे कि हम जस्ट लाइक एज ए पंपिंग रूम बनाते हैं या चेक पोस्ट बनाते हैं या आपका सर्कुलर रूम बनाते हैं या कर्व्ड वाटर टैंक बनाते हैं, तो इसके आपके क्या हो जाएंगे मेन एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी जब उसको हम क्या करते हैं जस्ट लाइक एज ए सर्कल डिजाइन करते हैं, यानी आपका ग्रिड पैटर्न पर इसको डिजाइन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्लैब। और ऐसे ही आपका 6 होता है डोम टाइप, है ना भाई, डोम लाइक स्लैब, ठीक है नी। डोम लाइक स्लैब ये कब बनाते हैं जब हम वाटर टैंक को या ओवरहेडेड वाटर टैंक यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर हम डोम लाइक स्लैब बनाते हैं, ठीक है नी। जिसको हम क्या बोलते हैं सिंगल स्पेन रूफ ऑफ लार्ज वाटर स्टोर के लिए जब क्या करते हैं टैंक बनाते हैं, ठीक है नी। लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक में हम इस स्लैब को डिजाइन करते हैं। लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक में स्लैब को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 6 टाइप की क्या होती हैं 7 टाइप आपके क्या होते हैं ये 6 टाइप की आपकी क्या होती हैं ये स्लैब होती है, ठीक है नी। तो याद रखेंगे ये आपका टाइप्स ऑफ स्लैब हो गया, ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। मोस्टली आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है आरसीसी ड्राइंग में वो आपका 1 वे और 2 वे स्लैब दिया हुआ है, तो हम सिर्फ यही फॉर्मूले याद रखने वाले हैं और 1 वे और 2 वे स्लैब को ही हम मोस्टली क्या करते हैं प्रीफर करते हैं डिजाइन ड्राइंग, ठीक है नी। तो आइए जनरल इंट्रोडक्शन में हम और जान लेते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें, जैसे कि कितना रेनफोर्समेंट पड़ना है, कितने स्पेसिंग पे मिनिमम सरिया लगाई जाएंगी, है ना, इस तरीके से। आइए अब हम जान लेते हैं स्पेन स्पेन या लेंथ, ठीक है नी, मतलब एक ही होता है। स्पेन को हम लेंथ भी बोलते हैं। पहला होता है आपका इफेक्टिव स्पेन। इफेक्टिव स्पेन की हम बात करें सपोज दैट ये कोई स्लैब है और ये क्या है किन्हीं 2 सपोर्ट्स पर क्या है टिकी हुई है, ठीक है नी। ये आपका स्लैब्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये आपका किन्हीं 2 सपोर्ट्स पर क्या है आपकी टिकी हुई है,
ठीक है नहीं। सपोज दैट इसकी जो चौड़ाई है वो डब्लू है, ये भी इसकी चौड़ाई कितनी है, डब्लू, ठीक है। इसकी भी विड्थ हमने मान लिया डब्लू, और इसकी भी हमने ओवरऑल डेप्थ मानी है कैपिटल डी, और जहाँ पर हमारा रेनफोर्समेंट लगा होगा, ठीक है नहीं, यहाँ तक आपने मान ली है कि इसका जो स्मॉल डी है यानी इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पर आपका क्लियर डिस्टेंस जो होता है वो आपका एंड टू एंड होता है एल नॉट, ठीक है भाई। तो क्लियर डिस्टेंस, क्लियर स्पेन, ठीक है नहीं, और लेंथ क्या होता है, इनर टू इनर लेंथ होती है इसकी, इनर टू इनर लेंथ बिटवीन टू सपोर्ट्स, दो सपोर्ट्स की अंदर से अंदर जो आपकी लेंथ हम निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, वही क्या कहलाती है, आपकी कहलाती है क्लियर डिस्टेंस, ठीक है भाई। यही क्या कहलाती है आपकी क्लियर डिस्टेंस। ऐसे हम बात करें इफेक्टिव स्पेन की, इफेक्टिव स्पेन या लेंथ, ठीक है भाई। इफेक्टिव स्पेन या लेंथ की हम बात करें जब हम सपोज डेट सपोर्ट है, इसका मिडल पॉइंट हम यहाँ पर ड्रॉ करें, इसका ही मिडल पॉइंट हम यहाँ पर ड्रॉ करें, इसका ही मिडल पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ करें, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है आपकी एल इफेक्टिव या इफेक्टिव स्पेन, इसको हम एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्लैब क्या होगा आपका। फर्स्टली हम क्या कर सकते हैं, इसका हाफ यानी जो आपकी सपोर्ट्स दी हुई है उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लेते हैं बिटवीन टू सपोर्ट्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एल नॉट क्लियर डिस्टेंस, क्लियर स्पेन, प्लस आपका विड्थ, सपोर्ट विड्थ का हाफ, विड्थ का हाफ इधर से लेंगे और सपोर्ट विड्थ का हाफ ही हम इधर से लेंगे। तो इस तरीके से आपका एल इफेक्टिव जो हो जाएगा वो एल नॉट प्लस W/2 प्लस W/2, इस तरीके से आपका एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एल नॉट प्लस W, और एल इफेक्टिव जो होता है आपका एल नॉट प्लस इफेक्टिव डेप्थ का एक हाफ इधर लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ का हाफ हम इधर लेते हैं, और एल इफेक्टिव जो होता है आपका ये एल नॉट प्लस डी भी होता है और एल नॉट प्लस डब्ल्यू भी होता है, ठीक है नहीं। इसमें जो भी आपका क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, जो भी इसमें क्या होगा, विच एवर इज ग्रेटर, जो भी बड़ा हो वही वैल्यू हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो इफेक्टिव स्पेन होती है वो क्या होती है, और क्लियर स्पेन हमारी स्लैब की कैसे लेनी है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम स्लैब डायमेंशंस पर। स्लैब डायमेंशंस, स्लैब डायमेंशंस की हम बात करें जैसे कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्लैब डायमेंशंस की। तो स्लैब डायमेंशंस के लिए इफेक्टिव डेप्थ हमें पता है, इफेक्टिव डेप्थ हमें कितना लेना है, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, ठीक है नहीं, ये हम कितना मान सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर क्या मान सकते हैं, मीटर ऑफ स्पेन ऑफ लोड इंटेंसिटी
लोड इंटेंसिटी कितना हो सकता है, स्पेन ऑफ लोड इंटेंसिटी अप टू 500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर अगर है या पर स्क्वायर मीटर अगर आपका आ रहा है, ठीक है नहीं, तो हम 4 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है नहीं। इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी हम 4 सेंटीमीटर कब लेंगे, जब आपका जो लोड इंटेंसिटी है 500 किलोग्राम पर स्क्वायर एरिया आ रहा होगा, तो हम वहाँ पर 4 सेंटीमीटर क्या मान सकते हैं, स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ यानी प्रभावी गहराई मान सकते हैं, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ ही इफेक्टिव डेप्थ हम 6 सेंटीमीटर कब मानेंगे, जब आपका जो लोड इंटेंसिटी है वो आपका कितना हो जाएगा, 1000 किलोग्राम पर एरिया या मीटर स्क्वायर, है ना। अगर ये इंटेंसिटी हमारी इतनी हो जाती है 1500 से बढ़कर, ठीक है नहीं, तो हम कितनी ले सकते हैं, इफेक्टिव डेप्थ 6 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही हम बात करें अन्यथा हम कौन सी ले सकते हैं, और सिंपली सपोर्टेड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं। ये 2 टर्म हम लेंगे। सिंपली सपोर्टेड स्लैब है अगर आपकी ये 1 वे है, और यदि ये आपकी 2 वे स्लैब है, तो 1 वे के लिए हम यहाँ पर 30 लेने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। 1 वे के लिए आपका स्पेन अपॉन ओवरऑल डेप्थ, ठीक है नहीं, स्पेन यानी एल, ओवरऑल डेप्थ आपका कैपिटल डी, जो लेने वाले हैं वो आप कितना लेने वाले हैं, 30 लेंगे भाई, ठीक है नहीं। इसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम, 30। 2 वे के लिए है हम यहाँ पर एल अपॉन डी जो लेने वाले हैं कैपिटल डी, वो आप कितना लेंगे, 35। और इस तरीके से ही हम सेकंड बात करें सिंपली सपोर्टेड के बाद कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस स्लैब, ये भी हम क्या करेंगे, 2 टर्म में लेंगे, पहला 1 वे और दूसरा 2 वे, यानी कंटिन्यूअस स्लैब भी आपकी 2 टाइप्स की हो सकती है, पहला 1 वे, दूसरा 2 वे। और इसी में आपका एल अपॉन कैपिटल डी कितना होना चाहिए, 35। और इसी में आपका स्पेन अपॉन ओवरऑल डेप्थ रेशो जो होता है वो आपका 40 लेंगे भाई, ठीक है नहीं। तो अगर आपका 1 वे है तो 35, 2 वे है तो 40, ठीक है नहीं। इसी तरीके से हम तीसरी की बात करें, कैंटिलीवर, थर्ड कौन सी होती है आपकी, कैंटिलीवर स्लैब, ठीक है नहीं, कैंटिलीवर स्लैब। कैंटिलीवर स्लैब के लिए जो हमारी होती है ये आपका कितना होता है, 12, ठीक है नहीं। एल अपॉन डी जो देंगे हम यहाँ पर, एल अपॉन कैपिटल डी कितना हो जाएगा, 12, ठीक है नहीं। इसी के रेस्पेक्ट में आपका यहीं पर है ना, IS कोड की हम बात करें, IS 456 की हम बात करें, ठीक है नहीं, अकॉर्डिंग टू IS कोड 400 इंडियन स्टैंडर्ड 400 2007 की अगर हम बात करें, IS कोड, ठीक है भाई, कितना होगा, 456 2000, ठीक है भाई। ये होता है इसका कोड, इसका ये कंक्रीट का कोड होता है, ठीक है नहीं, भारतीय मानक संहिता। जब हम कंक्रीट डिजाइन कर रहे होते हैं तो 456 2000 हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है भाई। 2007 जो होता है वो आपका स्टील कोड होता है, ठीक है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो कंटिन्यूस और सिंपली सपोर्ट के लिए आपका ये 35 होता है, और कंटिन्यूस के लिए आपका ये 40 होता है अकॉर्डिंग टू डिफ्लेक्शन कंट्रोल, और ये आपका 12 की जगह 7 होता है। अगर हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल की हम यहाँ पर बात करें 35 40 7, ठीक है नहीं, सिंपली के लिए 35
कंटिन्यूस के लिए 40, कैंटिलीवर के लिए 7, इतना याद रखेंगे। ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहीं से स्पेन अपॉन ओवरऑल डेप्थ से क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से डेप्थ निकल के आ जाती है, यानी इसकी टोटल यानी कुल गहराई जो आपकी स्लैब की जो थिकनेस है वो निकल के आ जाएगी स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो से। ठीक है नहीं, यहाँ तक क्लियर है। ये क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम अगर आपका स्पेन आपका दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, तो हम यहाँ से डायरेक्टली ओवरऑल जो थिकनेस है स्लैब की वो निकल के आ जाएगी। ठीक है नहीं, आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये होगी हमारी ओवरऑल थिकनेस या कैपिटल डी और इफेक्टिव डेप्थ। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, कवर्स की हम बात करें, जो आपका टॉप और बॉटम कवर होता है, कवर ऑफ स्लैब कितना होगा, बॉटम और टॉप की बात कर रहे हैं। ठीक है नहीं, ये कितना लेते हैं, 25 mm लेते हैं भाई, 25 mm और 2 टाइम्स इंटू डायामीटर ऑफ मेन बार। ठीक है भाई, डायमीटर ऑफ मेन बार। ठीक है नहीं, इन दोनों में 2 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ मेन बार, यानी जो आपने रेनफोर्समेंट लगाया है, जो सरिया लगाई है, 2 से मल्टीप्लाई करके या 25 mm, इसमें जो भी क्या होगा आपका क्या होना चाहिए, बड़ा हो। ठीक है नहीं, जो भी बड़ा हो या विच एवरेज ग्रेटर। ठीक है नी, जो भी बड़ा होगा वही वैल्यू हम यहाँ पे लेने वाले हैं, टॉप कवर के लिए और बॉटम कवर के लिए करके। हम बात करें यहाँ पर एंड कवर और क्लियर कवर की। ठीक है नी, एंड कवर और क्लियर कवर ऑफ स्लैब। अच्छा ये बताओ, एंड कवर और क्लियर कवर होता क्या है बेसिकली, जब हम स्लैब बना रहे हैं, सपोज दैट ये कोई स्लैब है और यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं, तो रेनफोर्समेंट अगर हम यहाँ से इस स्लैब से यहाँ तक की जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है आपका टॉप कवर, ये क्या कहलाता है आपका बॉटम कवर। ठीक है नी, बॉटम कवर। और यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, तो ये ऊपर की जो डिस्टेंस है बार बढ़ने की, इसको हम बोलते हैं टॉप कवर। ठीक है नी, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें, जो आपका ये स्पेस है, इसको बोलते हैं हम एंड कवर। ठीक है नी, अगर यहाँ पर सपोर्ट्स है और इसी को हम बोलते हैं क्लियर कवर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड कवर, बॉटम कवर, टॉपर कवर हम क्या लेते हैं। ठीक है नी, तो एंड कवर और क्लियर कवर जो होता है आपका स्लैब का, वो कितना लेंगे हम, मैक्सिमम 13 mm और डायामीटर ऑफ मेन बार। ठीक है नी, जो भी इसमें क्या हो जाएगा, विच एवर इज ग्रेटर। अगर सरिया का डायमीटर का साइज 13 mm से ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, सरिया वाला लेंगे, और ये कम आ रहा है तो हम 13 mm। ठीक है नी, 13 की जगह हम यहाँ पर 15 mm भी ले सकते हैं। ठीक है नी, इसको हम 15 mm भी लेते हैं। ठीक है नी, आप IS बोले जाएंगे तो ये 15 mm है। ठीक है नी, तो 15 13 बात एक ही है। ठीक है भाई, तो कहीं पर आपको अगर नहीं दिया है, अगर 13 mm दिया है 13 mm लेंगे, अगर नहीं दिया है बाई चांस, तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, 15 mm लेंगे। ठीक है नी, मिनिमम। चलिए, कवर हो गया है, अब हम बात कर लेते हैं रेनफोर्समेंट की, है ना, स्लैब की रेनफोर्समेंट की। रेनफोर्समेंट, जो कि मेन टॉपिक क्या है इसका, जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेनफोर्समेंट। इस आपका जो स्लैब है, जो रूफ स्लैब है, उसमें कितना सरिया लगाएं, रेनफोर्समेंट। ठीक है नी, रेनफोर्समेंट यानी
प्रबलन छड़ें, ठीक है भाई। तो प्रबलन छड़ें हम देने के लिए बेसिकली जो मेन स्टील है ना, हम बात कर रहे हैं मेन स्टील। मेन स्टील का मतलब है जिस डायरेक्शन में इसको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है नहीं। वन वे है तो आपका मेन डायरेक्शन कौन सा होगा, जिस डायरेक्शन हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, यानी स्मॉल डायरेक्शन, ठीक है नहीं। तो ये आपका मेन स्टील हो जाएगा। तो आइए मेन स्टील की बात करें तो ये आपका कितना होता है, एरिया ऑफ स्टील हम कितना लेते हैं, ये आपका 0.15% लेते हैं, ठीक है नहीं। किसका, ओवरऑल या ग्रॉस एरिया, ठीक है भाई। यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस एरिया ऑफ दी स्लैब, ठीक है भाई। तो मेन स्टील का 15% लेते हैं, किसका, ग्रॉस सेक्शन एरिया का हम 15% यहाँ पर 0.15% लेंगे, ठीक है भाई। यानी AST कितना हो जाएगा भाई आपका 0.15 इंटू B इंटू कैपिटल D अपॉन 100। यहाँ से आपका एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा जो भी आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है नहीं। मैक्सिमम डाया ऑफ बार की हम बात करें, डायामीटर ऑफ बार जो हम यूज कर सकते हैं 10 mm। डाया से आप यहाँ पर 20 mm के बार डाया के बार यूज कर सकते हैं, ठीक है नहीं भाई। मैक्सिमम डाया 20 लेंगे, मिनिमम आपका 10 mm है। स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग तो स्पेसिंग जो हम लगाने वाले हैं सरिया, एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच का जो स्पेसिंग होगा वो आपका कितना होने वाला है, ठीक है भाई, कितना होने वाला है। आइए ये आपका 3D और कितना होने वाला है 300 mm, ठीक है भाई, 300 mm विच एवर इज लेस, जो भी छोटा हो, ठीक है नहीं। अगर ये वैल्यू आपकी छोटी आ रही है तो ये वैल्यू, अगर छोटी आ रही है तो ये है, ठीक है भाई। तो जो भी वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी, वही क्या कहलाएगा, हमारा स्पेस हो जाएगा सरिया के बीच का। यानी एक सरिया के केंद्र से दूसरे सरिया के केंद्र तक का जो स्पेस हम लेंगे 3D या 300, जो भी कम हो वही हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो आप क्या हो गया मेन स्टील, ठीक है नहीं, जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है नहीं। इसके बाद साथ साथ अगर हम दूसरे डायरेक्शन में डिजाइन नहीं कर रहे हैं तो विदाउट डिजाइनिंग भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को प्रोवाइड कराते हैं दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है नहीं। तो अदर डायरेक्शन के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को प्रोवाइड कराते हैं विदाउट एनी डिजाइन। तो जब हम उसको कोई भी डिजाइन नहीं कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील प्रोवाइड कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील, ठीक है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात कर रहे हैं और बता दें, ठीक है भाई। स्टील डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो आपका लिया जाता है वो बेसिकली आपका AST जो आपका लिया जाएगा 0.12% टू 15% लेते हैं, ठीक है भाई। किसका लेंगे, BD का, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम कितना लेते हैं, 0.12% से 15%, 0.15% हम यहाँ पर लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्लैब का, ठीक है नहीं। या यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है भाई, इतना याद रहेगा। या और क्या ले सकते हैं हम, AST हम 20% ले सकते हैं ऑफ AST मेन, जो हमने डिजाइन किया है, मेन रिइंफोर्समेंट लगाया है, उसका हम 20% हम यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी वैल्यू क्या होगी इसमें कम, या जो भी वैल्यू क्या होगी विच एवर इज ग्रेटर, जो भी वैल्यू बड़ी होगी वही वैल्यू हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है भाई। इसके साथ साथ हम यहाँ पर डायमीटर की बात कर लेते हैं। डायमीटर, तो डायमीटर हम 8 mm से
डायमीटर हम यहाँ पर जो है 8 mm से 6 mm से 10 mm का यूज करते हैं। ठीक है भाई, 6 mm डाया से 10 mm व्यास का सरिया यहाँ पर लगाते हैं, जो कि क्या है डायमीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम लगाएंगे। ठीक है भाई। स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग में हम यहाँ पर जो लेने वाले हैं वो आपका 5D और 5 टाइम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ और 450 mm, जो भी बड़ा हो, विच एवर इज लेस, जो भी कम हो वही वैल्यू में यहाँ पर लेने वाले हैं। कम वाली वैल्यू लेनी है भाई। ठीक है भाई। उसके साथ साथ ही हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, जो हम क्या करेंगे रेनफोर्समेंट, एज ए रेनफोर्समेंट क्या करेंगे स्लैब में प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका इस तरीके से हम प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम बात कर लेते हैं, एक आध टर्म और बचा है, बेंट अप बार, है ना। बेंट अप यानी अल्टरनेट बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ बार, है ना। तो ये हम अल्टरनेट वे में करेंगे, अल्टरनेट बेंट अप, अल्टरनेट बार बेंट अप। ठीक है भाई, अल्टरनेट बार बेंट अप यहाँ पर किया जाता है, जो कि L/7 पे किया जाएगा, बेंट अप फ्रॉम L/7 डिस्टेंस नियर द सपोर्ट्स, सपोर्ट से हम यहाँ पर L/7 पर क्या करते हैं, बार को अल्टरनेट बेंट अप करेंगे। इट मीन्स एक छोड़ देंगे, एक को उठाएंगे, एक छोड़ देंगे, एक को उठाएंगे, और यहाँ पर आपका जो बेंडिंग एंगल होगा वो आप कितने एंगल पर बेंड करने वाले हैं, 45 डिग्री पर यहाँ पर बेंड करने वाले हैं। ठीक है जी। जो हम सरिया को ऊपर की ओर बेंड कर देते हैं वो आपका 45 डिग्री पर किया जाता है, यहाँ पर बेंड किया जाता है। ठीक है भाई। बेंड का मतलब है, अगर ये सरिया आपका इस तरीके से पड़ा हुआ है, इसको हम जब करते हैं ऊपर की ओर बेंड करते हैं इस तरीके से नियर बाई सपोर्ट्स, है ना। ये आपका सपोज डेट L/7 है, तो आपका ये जो एंगल्स बनना चाहिए ये आपका 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपका 45 डिग्री पर किया जाता है, बेंड किया जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से। चलिए, तो ये थी कुछ जनरल बातें रिगार्डिंग टू आरसीसी स्लैब ड्राइंग, और हम इसके नेक्स्ट सेशन में वन वे स्लैब की ड्राइंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेक्शन को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पॉजिटिव कमेंट्स जरूर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मज़ेदार वीडियो लाते रहें। ठीक है, रिलेटेड टू ड्राइंग। तो थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।